हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल भी जबरदस्त तरीका से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बाबू यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी का एक नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें जैव प्रक्रम चैप्टर से हम लोग पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में और उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वहां से कई ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव का फिर से रिवीजन करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो भी हम आज पढ़ाने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड 2027 के फाइनल एग्जाम में जो है ना, यहीं से केवल क्वेश्चन पूछने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम एक एक करके यहां से स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना। उससे पहले बाबू यहां पे समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जैव प्रक्रम को जो हम 4 पार्ट्स में बांट करके पढ़ाए हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, उन सभी से जो ना यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं और पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को लेते हुए हम क्या करते हैं कि क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप जो है ना, उम्मीद करते हैं कि क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा करके आप अपने एग्जाम में सक्सेस होने का भागीदारी बनिएगा। चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे है ये कि जीवन की मूलभूत विशेषता क्या है। जीवन की मूलभूत विशेषता क्या है, यानी कि जीवन की मूलभूत विशेषता का मतलब होता है ना कि गति होता है जीवन में, कि वृद्धि अनिवार्य है, कि जैव प्रक्रम अनिवार्य है या फिर प्रजनन अनिवार्य है ना। तो यहाँ पे बाबू मेरे सबसे पहले आप समझिएगा कि जैव प्रक्रम में ही होता है क्या। तो जैव प्रक्रम में यहाँ पे होता है बाबू मेरे, पोषण भी इसी में आता है, श्वसन भी इसी में आता है कि नहीं, और परिवहन भी इसी में आता है और उत्सर्जन भी इसी में आता है ना। तो इसलिए तीनों को छोड़ करके केवल हम इसी को अगर लगा देते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी को, तो कह देंगे कि हाँ यहीं से हमें लड्डू प्राप्त हो गया, हमें मक्खन मिल गया। कि जैव प्रक्रम अगर कह देते हैं तो बस जीवन की मूलभूत विशेषता यही तो है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पोषण कितने प्रकार का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे सवाल लाए हैं। इसी ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड एग्जाम में अगर सवाल नहीं टकरता है ना, तो फिर जाके लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कुछ भी, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा बी हो जाएगा। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ बी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 2 प्रकार के, एक होता है स्वपोषी होता है और एक होता है परपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो खुद पे निर्भर रहता हो, और परपोषी का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे किसी पर निर्भर रहता हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि स्वपोषी जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं। स्वपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि पेड़ पौधे, यहां पर देखा जाए तो पौधे, है ना, पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखें। चौथा नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जरूरी होता है। और श्वसन के लिए अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन जरूरी है। कौन जरूरी है, ऑक्सीजन। और पेड़ पौधे भी मेरे बच्चे अगर देखा जाए तो श्वसन में, पौधे भी श्वसन में क्या करते हैं, श्वसन में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ही लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चीजों को ध्यान में रखना आप लोग, है कि नहीं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक वर्णक कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक वर्णक कौन सा है, यानी किस रंग से प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आवश्यक वर्णक जो कि पत्तियों में होता है। कहाँ पर होता है, ये जो कि पत्तियों में पाया जाता है आवश्यक वर्णक। यहाँ पर जो आवश्यक वर्णक यहाँ पे अंदर पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल यहाँ पे जो है ना, क्लोरोफिल यहाँ पे कण 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 में पत्ता में रहता है और उसी में भोजन बनता है। भोजन वहीं पर संग्रहित करके पत्तियां रखती है, जिससे पूरे संपूर्ण पौधे को भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। छठा नंबर में कह रहे हैं कि पौधे भोजन किस रूप में संग्रह करते हैं। पौधे जो है भोजन किस रूप में संग्रह करते हैं, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ग्लूकोज के रूप में संग्रह करके रखते हैं। क्या करके? ग्लूकोज के रूप में। और ये चारों तरफ फैलाते हैं, अगर फैलाते हैं ना, तो ये सुक्रोज के रूप में, किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में चारों तरफ फैलाते हैं या जमा करके रखते हैं तो ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा बाबू आप लोग, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करें तो मुख में भोजन का पाचन किस एंजाइम द्वारा प्रारंभ होता है। सबसे पहला भोजन का जो है पाचन क्रिया अगर देखा जाए तो बाबू मेरे मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और वह जो है किस एंजाइम द्वारा यहाँ पर शुरू होता है, तो कह रहा है कि यहाँ पे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और एमाइलेज है, और उसके बाद कह रहा है कि लाइपेज है। तो यहाँ पे बाबू ये सभी आंसर जो है ना गलत हो जाएंगे। यहाँ पे एमाइलेज जो है सही हो जाएगा। एमाइलेज नामक वह एंजाइम है जिससे भोजन हमारे मुख से ही पचना प्रारंभ हो जाता है बाबू। तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग जरा। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है। गुटखा भी लोग खाते हैं, उससे जो है लार मिल करके घुल करके बहुत बड़ा थूक टाइप का एक बनता है ना मुंह में, और लोग उसको बाहर फेंकते हैं। तो उसमें जो है एंजाइम टाइलिन बन करके, टाइलिन एक एंजाइम है, टाइलिन जो लार के साथ निकलता है और हमारे भोजन को मुख में घुलित बनाता है, और घुलित बना करके अमाशय के तरफ उसको अग्रेसित करता है। ठीक है ना, तो वह कौन सा होता है बाबू? तो टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें अगर, तो भोजन नली को क्या कहते हैं? जिस ये नली से हम लोग भोजन करते हैं, जिससे होकर के भोजन हमारी आंत तक जाता है, अमाशय तक जाता है, अमाशय तक ही जाता है। सबसे ऊपरा पार्ट्स क्या है? अमाशय है, और अमाशय तक जाता है। तो उस भोजन नली को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं बाबू। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी मानव शरीर में देखा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बाबू? तो ये हो जाएगा आपको यकृत, जिसको हम लोग कलेजा कहते हैं। ये कलेजा, इसी को हम लोग कलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेजा कहते हैं। यह जो है यकृत है, और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। ठीक है ना, इसको याद रखना आप लोग, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। कह रहा है कि पीत रस कहाँ बनता है? पीत रस जो है कहाँ बनता है, जो कि भोजन को पचाने में सबसे अधिक जो सहायक होता है। पचाने में क्या होता है? सहायक होता है। यह पचाने में सबसे अधिक सहायक होता है। तो पीत रस बनता कहाँ पर है? तो बाबू मेरे ये बनता है आपको यकृत में बनता है। पीत रस यकृत में बनता है, और यकृत से होते हुए भोजन गुजरता है, पीत रस को लेके निकलता है वहां से, और वहां पे क्या होता है कि भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में। यहाँ पर कह रहा है कि पीत रस कहाँ संग्रहित होता है कि नहीं? पीत रस जो है कहाँ पर संग्रहित होता है? तो बाबू मेरे ये जो है ये पित्ताशय में संग्रहित होता है। संग्रहित का मतलब होता है यहाँ पर, संग्रहित का मतलब देखिएगा, संग्रहित का मतलब होता है जमा होना। संग्रहित का मतलब क्या होता है जी? जमा होना। यानी कि पीत रस कहाँ पर जमा होता है बाबू? तो ये जो है पित्ताशय में जमा होता है। पीत मतलब पीत, आशय मतलब जहाँ आशय मिलता है उसको, है ना। तो पित्ताशय, जाहिर सी बात है यही आंसर होगा, है कि नहीं, है ना। चलो बाबू अगला सवाल है यहाँ पर, 13 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है बाबू, कि भोजन का अधिकांश पाचन, जैसे भोजन अमाशय में जाती है, छोटी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाती है, मलाशय में जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा और मुख से होते हुए जाती है। याद रखिएगा चीजों को। और यहां से कह रहा है कि अधिकांश पाचन, अधिकांश यानी कि अधिक से अधिक पाचन कहां पर होता है भोजन का? तो यहां पे याद रखिएगा छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। दिमाग में रखिएगा इसको,
पूरा एकदम ऑलरेडी, ताकि यह सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है। समझिए कि पेपर में छप चुका है। अगर ये सवाल नहीं पूछता है ना तो याद रखिएगा, इस वीडियो को जा करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर आपका बताया हुआ सवाल नहीं पूछा था, है कि नहीं। चलिए 13 के बाद 13 का हो जाएगा आपको सी, है ना। चलिए 14 नंबर सवाल की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहे हैं कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। भोजन का अवशोषण, जो भी हम लोग भोजन करते हैं उससे अवशोषित होकर के उसमें से पोषक तत्वों को निकाला कहाँ पर जाता है, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में। छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में, कहाँ पे निकाला जाता है बताइए। तो इसका बाबू मेरे सही उत्तर हो जाएगा आपको कि छोटी आंत में ही निकाला जाता है। सबसे अधिक पाचन यहीं पे होता है। तो अवशोषित कहाँ पे होता है, तो अवशोषित भी होता है छोटी आंत में ही, है कि नहीं। चलो 15 नंबर सवाल को देखते हैं बाबू। यहाँ पे कह रहा है क्या कि छोटी आंत की भीतरी सतह पर क्या पाया जाता है। सोचिए एक बार, हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग इसको सोचेंगे कि छोटी आंत के भीतरी सतह पर आखिर पाया क्या जाता है ना। तो यहाँ पे बाबू बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट उत्तर लगा दीजिएगा कि इस पे जो है ना विल्ली पाया जाता है। विल्ली मतलब अंगुली के तरह, अंगुली के तरह, अंगुली के जैसा आकृति पाया जाता है, जिसको हम लोग रसांगुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांगुल भी कहते हैं। वही विल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, विल्ली। उसके अंदर विल्ली पाया जाता है, दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। कह रहा है कि श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, यानी कि श्वसन, सांस लेना तो यहां से है लेकिन श्वसन अंदर होता है। दिमाग में रखिएगा, ऐसे ना बोल दीजिएगा कि नासिका, नाक हो जाएगा। इसका उत्तर ये नहीं होना चाहिए। यानी श्वसन का मुख्य अंग, ये तो सांस का हो गया ना, सांस लेने का, लेकिन श्वसन प्रक्रिया अंदर होता है। तो उसके लिए मुख्य अंग यहाँ पे पूछ रहा है बाबू। तो यहाँ पे इसका मुख्य अंग आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेफड़ा। फेफड़ा के कारण ही हम लोग श्वसन कर पाते हैं और वही श्वसन प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर सवाल देखें हम लोग। 17 नंबर में कह रहा है क्या कि श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। तो ये तो सिंपल सी सवाल है बाबू, ऑक्सीजन ली जाती है। इसमें ओवर थिंकिंग की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर 18 नंबर सवाल को देखें जरा। पूछ रहा है आपसे कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। कोशिकीय श्वसन, है ना, कोशिकीय श्वसन कहां पर होता है। तो यहां पे इसका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा बाबू, ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, कोशिकीय श्वसन कहां पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। और अवायवीय भी एक होता है, अवायवीय। अवायवीय अगर पूछता है कि श्वसन कहां पर होता है बाबू, तो ये होता है लाइपेज में। कहां पर होता है, लाइपेज में होता है। ठीक है ना। अगर अवायवीय पूछता है तो लाइपेज में। अगर वायवीय भी पूछ देता है, वाई द वे अगर पूछ दिया कि बताइए वायवीय श्वसन कहां पर होता है, तो बाबू ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका संक्षिप्त नाम अगर देखा जाए तो एटीपी इसी में होता है। क्या होता है, एटीपी इसी में होता है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल की बात करते हैं हम लोग 19 नंबर का। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है ना, जिससे हम कई कार्यों को कर पाते हैं, उसका मुख्य स्रोत कह रहा है कि वसा है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है या फिर विटामिन है। आप तो सोच रहे होंगे सर ये तो सबका सब महत्वपूर्ण ही लग रहा है। बाबू नहीं, यहाँ पे एक ना एक इसमें से कोई ऑप्शन होना चाहिए जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हो जाएगा ग्लूकोज। जैसे हम पीछे एक सवाल में बताए थे आपको कि वहां पे क्या होता है कि जैव प्रक्रम मतलब कि सजीवों की मेन क्या है, प्रक्रिया है। उसी तरह से यहाँ पे ग्लूकोज क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो ग्लूकोज याद रखिएगा, है कि नहीं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग यानी रक्त जो है किसके कारण लाल होता है, तो ये हो जाएगा बाबू हेमोग्लोबिन। कई बच्चों को पहले से ये चीजें पता भी होगा कि हेमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है कि हमारे ऑल ओवर बॉडी में जो है ना रक्त लाल होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखें जरा। 21 नंबर सवाल कह रहा है क्या कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का जो है तरल भाग क्या कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है, आरबीसी कहलाता है, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स कहलाता है।
तो यहाँ पे बाबू इसका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा, ये जो है प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग होता है ना, वह प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। दिमाग में रखिएगा, है कि नहीं। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 22 नंबर सवाल कह रहा है क्या कि लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है। लाल रक्त कणिका जो होती है उसकी कार्य क्या होती है बाबू, यहाँ पे समझना है। तो वह लाल रक्त कणिका करता क्या है, यानी कि लाल रक्त कणिका को क्या कहते हैं बाबू, तो आरबीसी कहते हैं। और ये करता क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रक्त कणिका क्या करता है, ऑक्सीजन का कणिका ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए 23 नंबर सवाल देखे जरा। 23 नंबर सवाल में है श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है, तो यहां पे हो जाएगा इसका बिल्कुल भी सही उत्तर कि ये रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका का उत्तर हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका का कार्य हो जाएगा रोगों से रक्षा करना, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 23 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखें जरा। 24 नंबर में क्या कर रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, तो वो जो है ना प्लेटलेट्स सहायता करता है। क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है कौन, तो वह है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाता है। क्या करता है, थक्का बनाता है, यानी कटने पर जब रक्त स्त्राव होता है बाबू, रक्त का स्त्राव होता है कि नहीं। कटने पर जब रक्त स्त्राव होता है, यानी कि स्त्राव यानी रक्त जब निकलता है बॉडी से, तो वहां पर रक्त बनाने का, थक्का बनाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स। तब जाके हमारे शरीर में ब्लड रुक पाता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में बाबू मेरे, मानव हृदय मान लीजिए कि ये आपका मानव हृदय हो गया, इसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। नीचे वाले जो सभी कक्ष होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो नीलय कहते हैं। और ऊपर वाले सभी कक्ष को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। और ये जो बायां है उसको बायां अलिंद कहते हैं, ठीक है ना। जो दायां होता है उसको क्या कहते हैं, दायां अलिंद कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे ये बाएं होता है उसको बायां नीलय कहते हैं, और इधर जो होता है इसको दायां नीलय कहते हैं। याद रखिएगा, नीलय कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, अब भी तो आप बताओ कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं बाबू, तो यहाँ पे 4 होते हैं। 25 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ जाए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ये महाधमनी। महा से बड़ा कोई शब्द नहीं होता, है कि नहीं। यानी समझ पा रहे हैं कि धमनी और सबसे बड़ा धमनी यानी कि महाधमनी, है ना। महाधमनी क्या होता है, सबसे बड़ा धमनी होता है ना। अगला सवाल है 27 नंबर में, कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जो भी आप लोग कभी भी बच्चे मेरे पौधे देखते हैं इस प्रकार से, पौधे ये है और इसमें जल का प्रवाह कैसे होता है, तो ये जड़ के द्वारा पानी को सोख करके और यहाँ जाइलम में भेजा जाता है। कहाँ पर भेजा जाता है बाबू, जाइलम में, जो ऊपर की तरफ पानी को सरका के लेके जाता है, तो इसलिए कह सकते हैं जाइलम, है कि नहीं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है बाबू, तो जाइलम के द्वारा होता है, जो जड़ से पानी को सरका करके सभी पेड़ पौधों के भागों में पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गए जाइलम। 27 का हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें जरा। 28 में कह रहा है क्या कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये हो गए बच्चे मेरे पौधे, है कि नहीं, देखना जरा। और ये हो गए पत्तियां, है ना। और ये हो गए क्या, पत्तियां। और इससे जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे फूल फल भी इसमें कुछ लगे हुए हैं, जो भी है। तो इसमें करता है ये, इसमें होता है ये मेरे बच्चे, इसमें होता है ये कि यहाँ से जड़ के द्वारा तो जाइलम के द्वारा पानी को ऊपर पहुँचाया जाता है, लेकिन ये पत्तियों में क्या होता है कि जो भोजन बनते हैं, इस पत्तियों में जो भोजन बनते हैं, इस भोजन को फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम यानी कि यहाँ पे समझिएगा फ्लोएम यानी कि इसी को हम लोग छाल कहते हैं। और इसके द्वारा जो है ना संपूर्ण पौधे में भोजन को पहुंचाया जाता है कि नहीं। यानी कि भोजन अगर यहाँ पे बना तो ऊपर भी लेके जाता है और भोजन को नीचे भी पहुंचाता है, लेकिन जाइलम क्या करता है, जल को केवल ऊपर की ओर लेके जाता है, और फ्लोएम दोनों तरफ, जाइलम केवल ऊपर की तरफ।
याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लोएम, मक्खन की तरह आप लगा सकते हैं, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन यानी पेड़ पौधे जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है पेड़ पौधा जो भी है यहाँ पे, ये जो है पेड़ पौधा है यहाँ पर। अब की बार अच्छा बना है क्या? हाँ चलो बढ़िया बना है। ये जो पेड़ पौधे हैं यहाँ से ये जल को लेते हैं और पत्तियों के द्वारा क्या होता है, पत्तियों के द्वारा इसमें से वाष्पीकृत हो जाता है। ये सभी जल जो है पत्तों के द्वारा वाष्पीकृत हो जाता है। और वही सवाल यहाँ पे पूछ रहा है वाष्पोत्सर्जन। अब इसी को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये मुख्यतः किसके द्वारा होता है बाबू? तो ये जो है पत्ता के द्वारा। पत्ता किधर गया भैया? पत्ता, पत्ता 29 में दिया हुआ है, पत्ता होना चाहिए। और पत्ता में जो रंध्र होता है, ध्यान रखिएगा, पत्ता में जो है ना छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रंध्र होते हैं, ठीक है ना। इसी रंध्र के द्वारा जो है यह उत्सर्जित हो जाता है। ओके आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 30 नंबर सवाल की तरफ रुख करते हैं। कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वो भी रंध्र के द्वारा ही होता है कि नहीं। जल जिधर से निकलता है वाष्प के रूप में निकलता है, यानी गैस बन के ही निकलता है। तो गैस का आदान प्रदान पत्ते से ही होता है। यानी पत्ता में ये जो है आपको अगर कह दिया जाए तो ये जो पत्ता है यहाँ पर आपके, ये जो पत्ते हैं यहीं से जो है, यहीं से क्या होता है, इसमें जो ये रंध्र पाए जाते हैं ना, रंध्र, इसी से आदान प्रदान होता है। ये जो है आपका हो गया क्या? पत्ता, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल में कह रहा है कि उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? मुख्य अंग कौन सा है? उत्सर्जन। अब आते हैं फिर मानव में सवाल पूछ रहा है कि मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है। तो मानव में मुख्य उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो ये जो है वृक्क है। और वृक्क से जो है हम लोगों का मूत्र बाहर होता है। क्या बाहर होता है? मूत्र बाहर होता है। और मेन उत्सर्जन तंत्र यही है। मूत्र जो बाहर करता है वह वृक्क है, ठीक है, वृक्क है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। कह रहा है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ पर काम करता है? तो वृक्क में रह करके काम करता है। और मूत्र का आवागमन, मूत्र से जो हम लोग जल पीते हैं उससे ऑक्सीजन ये ब्लड में जो है उसका शोषण कहाँ से होता है? तो ये जो है नेफ्रॉन से होता है। और यहाँ से जो बच जाता है जल, अपशिष्ट जल, उसको मूत्र जो है मूत्र नलिका से क्या करता है कि बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर बात करें हम लोग तो 33 नंबर में कह रहा है मूत्र कहाँ संग्रहित होता है। तो ये जो है ना मूत्राशय में होता है। संग्रहित वाला बात जहां पर आया उसके नाम में आशय जोड़ दिया जाता है, हो जाता है मूत्राशय। तो बस मूत्राशय में जमा होने के बाद जब भी है ना वह उसी में जोड़ दीजिएगा आशय, बन जाएगा मूत्राशय, है ना। तो यहाँ पे मूत्र कहाँ पर संग्रहित होता है? तो मूत्राशय में, है कि नहीं। मूत्र कहाँ पर? तो मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 का सी। चलिए 34 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यूरिया का निर्माण बाबू मेरे यहाँ पे जो है ये यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यानी जो हम लोग कलेजा जिसको कहते हैं ना, वहीं पर यूरिया बनता है। क्या बनता है बाबू? यूरिया। तो यहाँ पे यकृत में जो है हो जाएगा, निर्माण होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए ना, सबसे बड़ी ग्रंथि की भी अगर बात की जाती है तो यह भी यकृत ही होता है। दिमाग पर रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए बच्चे। तो पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? मानव में उत्सर्जन, मुख्य उत्सर्जन अंग देख लिए कि वृक्क होता है, लेकिन यहाँ पे पौधे में पूछ रहा है कि मुख्य उत्सर्जन अंग उत्सर्जन कैसे होता है, पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। 35 नंबर सवाल में पूछ रहा है। तो यहाँ पे रंध्र द्वारा नहीं होता है ये, हाँ रंध्र द्वारा तो होता ही है, गैस निकलता है। पत्तियां गिरने से, ये भी उत्सर्जन ही कहलाता है। गोंद व राल द्वारा, गोंद जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं जब इसको हम लोग काटते हैं बीच से तो गोंद या राल यहाँ से निकलता है, यानी ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। हाँ चलो उपरोक्त सभी में होता है ना, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? तो बाबू ये ऑक्सीजन जो है ना जल से प्राप्त होता है।
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह जो है जल से प्राप्त होता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 37 नंबर में। तो एटीपी का पूरा नाम कह रहा है कि क्या होना चाहिए? एटीपी का एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ट्राइफॉस्फेट, ये प्रोटीन ये गलत है, ट्राइफॉस्फेट इसमें है। चलो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है बाबू। क्लियर, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या रहा है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद, यानी कि श्वसन जब हम लोग करते हैं तो उसमें से अंतिम उत्पाद मिलता क्या है? अंतिम उत्पाद क्या मिलता है? तो यहाँ पे बाबू मेरे सही बिल्कुल भी आंसर आपका हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल और ऊर्जा मिलता है। इससे ज्यादा कुछ मिल भी नहीं सकता है कि नहीं? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसे हम लोग बाहर कर देते हैं, और जल बनता है जिसको उत्सर्जन के द्वारा बाहर करते हैं, और ये ऊर्जा मिलता है जिसका हम लोग यूज करते हैं, अपने बॉडी में ऊर्जा का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ये ऊर्जा बनता है। ठीक है, चलो 39 नंबर सवाल कर रहा है कि मानव में दोहरा परिसंचरण किसके कारण होता है? दोहरा परिसंचरण यानी ब्लड क्या करता है ना कि हृदय से जो है 2 बार गुजर जाता है, उसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और ये जो है ना किसके द्वारा होता है बच्चों? तो ये जो है 4 कक्षीय हृदय में होता है। किसमें होता है? 4 कक्षीय हृदय के कारण होता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, और उसी के कारण क्या होता है कि दोहरा परिसंचरण होता है। क्या होता है? दोहरा परिसंचरण होता है। दिमाग पर रखिएगा इसको। ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है 40 नंबर में, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? यानी इसको हम लोग कहें तो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मापने वाला जो है ना यंत्र पूछ रहा है कि वह क्या है? तो मेरे बच्चे ये जो है यहाँ पे क्या इसको कहते हैं एस्फिग्मो मैनोमीटर। एस्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, और इसी से हम लोग मापते हैं क्या? तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। आजकल तो समझिए कि ये आम बात हो गई है लोगों में ब्लड प्रेशर का, है ना। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर मापने वाला एस्फिग्मो मैनोमीटर है कि नहीं। थर्मामीटर से तो इसे बुखार मापा जाता है, इसे क्या? बुखार मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? मुख में होता है मेरे भाई। पहले ही बताए थे कि भोजन जब हम लोग मुख में करते हैं यहीं से भोजन पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है बताओ मेरे बच्चे? सबसे अधिक अगर हम लोग बात करें, सबसे अधिक भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो ये होता है बाबू मेरे लाल छोटी आंत में। कहाँ पर होता है जी? तो छोटी आंत में होता है सबसे अधिक भोजन का पाचन। कहाँ पर? छोटी आंत में। भोजन पचने का शुरुआत तो मुख से होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल को देखें। सबसे लंबी पाचन नली कौन सी है? पाचन नली में भी सबसे लंबी पाचन नली की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बाबू बिल्कुल भी सही आपका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। ये हो गया जैसे यहाँ पर, और ये हो गया आपको इस प्रकार से अमाशय यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, और छोटी आंत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है, ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद बड़ी आंत इस प्रकार से यहाँ पे होती है। बड़ी आंत इतना बड़ा। ठीक है, और छोटी आंत जितना भी, जिसको हम लोग पचौनी कहते हैं ना, ठेठ भाषा में पचौनी कहते हैं, बस वही है हम लोग का छोटी आंत। ठीक है ना, और ये बड़ी आंत थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है ना, और सबसे लंबा छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत सबसे लंबी पाचन नली कौन है? छोटी आंत। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है कि नहीं। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है मेरे भाई? ये बहुत ही बड़ी सवाल है, यानी कहें तो VVI कहें या फिर कितना भी हम लोग इसको BM कह दें तब भी कम है मेरे बच्चे, क्योंकि ये सवाल आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसलिए मेरे बच्चे रक्त का अगर पीएच मान हम लोग देखें तो यहाँ पर 7.4 होता है। नॉर्मल कितना होता है? 7.4 होता है कि नहीं। तो अब आप लोग बताओ कि अम्लीय होता है, ये जो है अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है? आप लोग बता सकते हैं।
तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अम्लीय, ए दे रहे हैं अम्लीय और बी में दे रहे हैं क्षारीय। बताइएगा कि क्या होना चाहिए, अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है। पीएच स्केल पर उदासीन कितना पर देता है, आप लोग समझ गए होंगे, पहले पढ़े होंगे। तो उदासीन कितना पर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका पीएच मान अगर 7.4 है तो यह जो है अम्लीय है कि क्षारीय, इसे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर। मैंने 44 नंबर क्वेश्चन को तो बता दिया कि 7.4 होता है ये रक्त का सामान्य पीएच मान, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और सवाल उसमें से खड़ा कर दिया कि यह जो है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। ठीक है ना, इसको जाके कमेंट में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, 45 नंबर सवाल को देखते हैं। पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो बाबू इसको हम लोग कह सकते हैं जड़ रोम। ठीक है ना, जड़ के द्वारा होता है। ठीक है ना, जड़ रोम के द्वारा होता है। ठीक है, चलो, जो जड़ होता है ना, जो जड़ होता है पौधों में, यहाँ पे ये हो गए पौधे और यहाँ पे जो भी जड़ है उसके द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल में कह रहा है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त हमारे शरीर में कहाँ से निकलता है, कहाँ से बनता है और किस प्रकार सारे शरीर में फैल जाता है रक्त, इसके बारे में सबसे पहले किसने खोज किया था? तो बाबू ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने, याद रखिएगा चीजों को। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला सवाल देखें जरा। 47 नंबर में कह रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में परिवहन होता है? पौधों में भोजन किस रूप में परिवहन होता है बाबू? तो अभी अभी मैंने बताया कि भोजन में, पौधों में भोजन जमा किस में होता है और परिवहन किस में होता है? परिवहन किस में होता है, यानी पूरे पौधे के पार्ट्स में भोजन जाता किस रूप में है, चल करके, और जमा रहता है तो किस रूप में जमा रहता है, इसके बारे में देखना है यहाँ पर। तो जमा रहता है अगर बात करें तो ग्लूकोज के रूप में, जमा रहता है तो ग्लूकोज, चलता है तो सुक्रोज, है ना, चलता है तो सुक्रोज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिवहन होता है तो यहाँ पे सुक्रोज हो जाएगा। अगर कहता कि किस रूप में एकत्र रहता है तो यहाँ पे होता ग्लूकोज, है कि नहीं। यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बाबू बी, यानी कि सुक्रोज के रूप में भोजन एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीवन के आवश्यक जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं? जीवन के आवश्यक जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं? तो जीवन के लिए आवश्यक अगर जैव प्रक्रम की हम लोग बात करें तो यहाँ पे पोषण है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है कि नहीं। पूरा का पूरा जैव प्रक्रम को 4 भाग में बांटा ही गया है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, है कि नहीं। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है क्लीन आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर में श्वसन के समय ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? श्वसन के समय ऊर्जा, जब अब बॉडी पार्ट्स में जो श्वसन होता है वहां से ऊर्जा जो है किस रूप में प्राप्त होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वह जो ना एटीपी, जिसको बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है और यह एटीपी के रूप में प्राप्त होता है ऊर्जा। यानी 49 का ऑप्शन नंबर आपको जो ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए, वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। प्यारे बाबू मेरे सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा कि 50 का जो है जैव प्रक्रम अध्याय मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताओ, जीवों की जीवन क्रियाओं से संबंधित है, या फिर ग्रहों से संबंधित है, या फिर ध्वनि से संबंधित है, या फिर प्रकाश से संबंधित है? इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, इसका उत्तर हम आपसे पूछते हैं। अगर पूरा का पूरा जैव प्रक्रम आप पढ़े हुए हैं तो इसका उत्तर आप जरूर जाके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमसे हमेशा के लिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक जुड़ने के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।